Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasir Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to start nilpotent groups. हमारा ये चैप्टर भी है और अब इसी टॉपिक के बारे में यानी nilpotent ग्रुप्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरम्स को और उसकी एग्जांपल्स को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम निलपोटेंट ग्रुप से पहले सेंट्रल सीरीज़ की बात करते हैं। आपने पहले नॉर्मल सीरीज़ पढ़ा हुआ है। सेंट्रल सीरीज़ भी बेसिकली नॉर्मल सीरीज़ है, लेकिन हर सीरीज़ नॉर्मल सीरीज़ जो है वो सेंट्रल नहीं होती, बल्कि पहले नॉर्मल सीरीज़ होनी चाहिए। लेकिन उस नॉर्मल सीरीज़ के ऊपर हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है देन दैट नॉर्मल सीरीज़ विल बी सेंट्रल सीरीज़। तो डिफाइन मैं करता हूं दैट जी बी ए ग्रुप, ए सेंट्रल सीरीज इन जी इज ए नॉर्मल सीरीज के जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी वन कंटेनिंग जी टू कंटेनिंग जी थ्री एंड सो ऑन, और जी के इक्वल टू ई है। ये नॉर्मल सीरीज हुई और सच दैट यानी इस नॉर्मल सीरीज में पहला नंबर पे जो ये सारा जी वन इसमें नॉर्मल होना चाहिए, जी में जी टू भी जी में नॉर्मल होना चाहिए, जी थ्री भी जी में, यानी जी टू जी वन में तो नॉर्मल है नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन के तहत, और जी टू जी में भी नॉर्मल होना चाहिए। इस तरह जी थ्री जो है वो जी टू में नॉर्मल है, वो जी थ्री जी में भी नॉर्मल होना चाहिए। यानी जी आई यानी ई जी आई is normal subgroup of G, और यानी ये I जो है वो 1 से लेके K तक, यानी ये सारे G के अंदर भी नॉर्मल होने, यानी इसको इसमें नॉर्मल, G2 इसमें है, G2 इसमें भी नॉर्मल होना चाहिए, G3 इस G2 में नॉर्मल है, इसमें भी नॉर्मल होना चाहिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नॉर्मल फैक्टर हैं, यानी कौन सा नॉर्मल फैक्टर, जी आई -1 ओवर जी आई -1 से मुराद कि ये बड़ा ग्रुप होता है और जी आई छोटा है। ये जी आई जो है आई वन जो है जी नॉट में नॉर्मल है, तो जी नॉट ओवर जी वन ही नॉर्मल फैक्टर हुआ। इस तरह जी टू इसमें नॉर्मल है, तो जी वन ओवर जी टू जो है, ये सारे जो नॉर्मल फैक्टर्स हैं इज a subgroup of center of G over G I। इसमें भी I जो है वो 1 से लेके K तक वेरी करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि G वन जी नॉट में है ना, तो जी नॉट ओवर जी वन इसको किस में कंटेन होना चाहिए, यानी सब ग्रुप होना चाहिए सेंटर ऑफ जी ओवर जी वन में। अब जो जी वन ओवर जी टू है, यानी आई -1 ओवर जी आई टू, अगर आई आप 2 पुट करते हैं तो 2 - 1 जी वन रह गया ना ओवर जी टू, ये भी कंटेन होना चाहिए सेंटर ऑफ जी ओवर जी टू में। जी वन ओवर जी टू किसके सेंटर में, जी ओवर जी टू के सेंटर में कंटेन होना चाहिए। इसी तरह जो जी थ्री है वो जी टू में नॉर्मल है, यानी जी टू ओवर जी थ्री जो है ये भी नॉर्मल फैक्टर है इसी का, ये भी सब ग्रुप किसका होना चाहिए, सेंटर ऑफ जी ओवर जी थ्री। यानी जो नीचे ग्रुप है वो जी ओवर दैट नॉर्मल ग्रुप के सेंटर में जो प्रीवियस आपका फैक्टर नॉर्मल फैक्टर है वो उसके सेंटर में होना चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी, इसको जरा आपने ज़हन में रखना है कि यानी जी आई ओवर जी आई -1 ओवर जी आई इज सब ग्रुप ऑफ सेंटर ऑफ जी ओवर जी आई, यानी जो नीचे है वो जी ओवर दैट नॉर्मल ग्रुप के सेंटर में ये
पिछला नॉर्मल फैक्टर होना चाहिए। ये एक दफा फिर रिवाइज कर लें कि यानी एवरी जी आई जी में नॉर्मल होना चाहिए, और जो नॉर्मल फैक्टर है यानी G1 ओवर G2 ये G/G2 के सेंटर में होना चाहिए। सेंट्रल सीरीज का मतलब ही कि सेंटर का इसमें जिक्र है, और आपको सेंटर की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए। ये ज़रा आप ज़हन में लेके आए, सेंटर क्या होता है कि जी के वो एलिमेंट्स जो जी के बाकी तमाम एलिमेंट से कम्यूट करें, दैट इज कॉल्ड सेंटर। और अबिलियन ग्रुप का जो सेंटर होता है वो सेल्फ होता है। ये सारी तफसील हम पहले अपने जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उसमें सेंटर, सेंट्रलाइज़र, नॉर्मल, नॉर्मलाइज़र, इनको हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको ये सेंट्रल सीरीज़ की हमने बात की है, अब हम बात करते हैं निलपोटेंट ग्रुप की। तो निलपोटेंट ग्रुप की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि एक ग्रुप जी इज निलपोटेंट इफ इट हैज सेंट्रल सीरीज, यानी जिसमें सेंट्रल सीरीज मौजूद हो ग्रुप में, वो ग्रुप क्या कहलाता है? निलपोटेंट ग्रुप कहलाता है। पहले सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन पे आपने ज़रा ध्यान देना है, ये बड़ी सिंपल है। तो जिसमें जिस ग्रुप के सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करे दैट इज निलपोटेंट, और जिसकी एग्जिस्ट ना करे वो निलपोटेंट नहीं है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। पहली एग्जांपल है कि एवरी अबिलियन ग्रुप इज निलपोटेंट ग्रुप। अब कोई भी अबिलियन ग्रुप है, हमें पता है जो उसको जो सॉल्व करें या उसकी नॉर्मल सीरीज बनाए, उसकी लेंथ होती 1 है, यानी ये ए है, और दूसरा उसका आइडेंटिटी ग्रुप होता है। तो इसकी जो सेंट्रल सीरीज है, अब ये चेक करना है कि ये सेंट्रल सीरीज है कि नहीं है। अब देखो ये तो है ही दो, इसका नॉर्मल फैक्टर बनेगा ये एक, यानी कौन सा? A0 ओवर A1, और A1 आपको पता है कि वो आइडेंटिटी है। A0 ओवर A1 तो आइडेंटिटी, तो ये A0 के ही बराबर हुआ। अब जो A0 ओवर A1 है, डेफिनेशन के तहत A0 ओवर A1 ये किस में कंटेन होना चाहिए? सेंटर ऑफ A ओवर A1। A0 वैसे है ही ये जो A0 A ओवर A1 वो तो है ही E, क्या किसके बराबर है? A0 ओवर A1। A1 आपका E है, तो ये A0 ही हुआ ना, तो A0 इक्वल टू A, तो इसका जो सेंटर है वो भी यही हुआ, क्योंकि अबिलियन का ग्रुप का सेंटर सेल्फ होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब कि A0 ओवर A1 उसी के सेंटर में मौजूद है, फैक्टर ये एक है। तो इसका मतलब बड़ा इजीली है कि A इज निलपोटेंट। एग्जाम्पल 2 देखते हैं कि क्लाइन 4 ग्रुप है, क्या ये निलपोटेंट ग्रुप है या नहीं है? ऑब्वियसली ये निलपोटेंट तो ग्रुप है, क्योंकि ये अबिलियन है, और अबिलियन हमें पता है कि ये निलपोटेंट होता है। लेकिन मैं इसकी सेंट्रल सीरीज आपको बना के दिखाता हूँ। सेंट्रल सीरीज इसकी ज़रा पहले चेक कर लेते हैं कि जो ये जी है आपका क्लाइन 4 ग्रुप, यानी E A B और AB, और ये G1 E और A, G2 आपका E है। G का जो आर्डर है वो है G4, G1 का जो आर्डर है वो है ये E और A2, और G2 जो है इसका आर्डर है G1। ये उसकी है जी नॉर्मल सीरीज। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज है या नहीं है। सेंट्रल सीरीज इसके जो नॉर्मल फैक्टर क्या हुए? नॉर्मल फैक्टर्स आर, इसके नॉर्मल फैक्टर हुए जी, एक तो G0 ओवर G1 हुआ, दूसरा नॉर्मल फैक्टर जो क्या हुआ? G1 ओवर G2। अब G0 ओवर G1 को कंटेन करना चाहिए G ओवर G1 के सेंटर में। इस तरह G1 ओवर G2 इसे कंटेन करना चाहिए G ओवर G2 के सेंटर में। G1 ओवर G2 को किस में कंटेन करना चाहिए? G ओवर G2 के सेंटर में। डेफिनेशन ज़रा आप फिर एक दफ़ा देख लें।
मैं ये डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूँ कि G1 ओवर G2 सेंटर ऑफ G ओवर G2, इस तरह G ओवर G0 ओवर G1 सेंटर ऑफ G ओवर G1, जो नीचे है G के नीचे वो रखेंगे, उसके सेंटर में उसको होना चाहिए। अब जरा देखते हैं कि G ओवर G1, वैसे G0 ओवर G1 और G ओवर G1 एक ही है। अब G का ऑर्डर जो है, इसका हम पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। G का ऑर्डर 4 था, G1 का ऑर्डर 2 है, तो G ओवर G1 का ऑर्डर 2 आया। इसका मतलब कि G ओवर G1 जिसका ऑर्डर 2 है ये एबिलियन हुआ। जो एबिलियन होता है उसका सेंटर सेम होता है, यानी सेंटर ऑफ G ओवर G1 जो है ये यही ग्रुप हुआ G ओवर G1, ये सेल्फ ही ग्रुप हो गया ना। अब G0 ओवर G1 भी वैसे वो भी यही ग्रुप है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि G0 ओवर G1 जो है ये सेंटर ऑफ G ओवर G1 में कंटेन करता है। G ओवर G1 के ये सेंटर में मौजूद है, यानी ये ग्रुप भी सेल्फ है, एबिलियन है। अब G1 ओवर G2 दूसरा नॉर्मल फैक्टर है। G1 ओवर G2 इसका जरा ऑर्डर देखते हैं। G1 का ऑर्डर 2 है, G2 का ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर भी 2 हुआ। तो G1 ओवर G2 का ऑर्डर चूंकि 2 है, इसको भी किस में कंटेन करना चाहिए? G ओवर G के सेंटर में। G ओवर G2, G1 ओवर G2 को कंटेन करना चाहिए। हमने प्रूव ये करना है, यानी टारगेट ये है कि G1 ओवर G2 कंटेन करना चाहिए सेंटर ऑफ G ओवर G2 में। G ओवर G2, अब पहले देख लेते हैं G ओवर G2, G2 तो आइडेंटिटी है, तो वैसे भी इसका ऑर्डर 4 है, 4 ओवर 1, 4 ऑर्डर का ग्रुप आया। ये जरा देखें, G ओवर G2 तो आपका E है, 4 ओवर 1 4, तो ये तो G ग्रुप आ गया ना, यानी सेल्फ आ गया। तो G ग्रुप जो है ये क्लाइन 4 ग्रुप था, इसका जो सेंटर है G ओवर G2, ये G है, G फिर एबिलियन ही है, तो ये भी सेंटर G बताते खुद ही आया ना। ये G ओवर G2 यानी ये G के बराबर है, और इसका सेंटर भी फिर G हुआ क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है। तो ऑब्वियसली G1 ओवर G2 सेंटर ऑफ G ओवर G2 में मौजूद है। ये मैं आपको इधर सारा समझा चुका ना। G ओवर G2 यानी G का ऑर्डर 4 है, G2 का ऑर्डर 1 है, ये ऑर्डर 4 का ये बताते खुद ही ग्रुप हुआ G, और इसका सेंटर भी ये बताते खुद ही है, लिहाजा G1 ओवर G2 G ओवर G2 के सेंटर में मौजूद है। यानी अब देखें G0 ओवर G1 G ओवर G1 के सेंटर में मौजूद है। G1 ओवर G2 का ऑर्डर 2 है, यह G ओवर G2 के सेंटर में मौजूद है। G ओवर G2 G है और इसका सेंटर भी G है, ये इसमें है। यानी जो बाय डेफिनेशन नीलपोटेंट की यानी सारे नॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो G ओवर GI के सेंटर में मौजूद हैं। हेंस यानी G इक्वल टू V4 इज नीलपोटेंट। ये आपने प्रूव कर दिया है। यहां तक मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होना है। अब हम एक और एग्जांपल देख,
नेक्स्ट है कि S3 हमने चेक करना है कि ये निलपोटेंट है या नहीं है। S3 आपको पता है ये ग्रुप ये होता है कि यानी इसके एलिमेंट्स हैं G इक्वल टू ए स्क्वेयर बी ए बी ए स्क्वेयर बी, और G का आर्डर हमें पता है वो हुआ जी 6, G1 इसमें ये ए स्क्वेयर इसे H भी कह सकते हैं। G1 का जो आर्डर है वो है G3, और जो G2 है वो आइडेंटिटी है। G2 का जो आर्डर है वो हुआ G1, ये उसकी नॉर्मल सीरीज है G ओवर G1 सॉरी G इक्वल टू G0 कंटेनिंग G1 कंटेनिंग G2 आपका आइडेंटिटी, ये इसकी नॉर्मल सीरीज है। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये सॉल्वेबल भी है, उसकी नॉर्मल सीरीज है। ये हम तफसील से हम प्रीवियस लेक्चर्स में S3 को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने चेक ये करना है कि क्या ये निलपोटेंट है कि नहीं है। निलपोटेंट कब होगा कि पहले नंबर पे G0 ओवर G1 इसे कंटेन करना चाहिए सेंटर ऑफ G ओवर G1 में, एक चीज़, यानी ये सारे नॉर्मल तो हैं ये हमें पता है। दूसरा नंबर पे ये होना चाहिए कि जो दूसरा नॉर्मल फैक्टर है G1 ओवर G2 इसे भी कंटेन करना चाहिए सेंटर ऑफ G ओवर G2, यानी ये नीचे G1 है तो G ओवर G1 का सेंटर, G1 ओवर G2 G ओवर G2 के सेंटर में। सेंटर के लिए जो है ऊपर G होगा, नीचे वाला ये ग्रुप होगा सभी का। ये दो, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है कि क्या ये ट्रू है कि अगर तो ये दोनों ट्रू हुए, यानी यही दो नॉर्मल फैक्टर है ना इसके, अगर तो ये दोनों ट्रू हुए इसका मतलब ये निलपोटेंट है, अगर ये ट्रू नहीं होते तो ये निलपोटेंट नहीं है। अब हम जरा देखते हैं G0 ओवर G1 जो ग्रुप है इसका आर्डर क्या होगा। G0 का आर्डर है 6, G1 का आर्डर 3, इसका आर्डर 2, G0 ओवर G1 2 आर्डर ग्रुप होगा। ओके, अब G ओवर G1 इसका आर्डर देखते हैं। ये ऊपर ये G है, नीचे G1 है, G का आर्डर है 6 और 3 2, इसका मतलब ये दोनों, ये भी एबिलियन ग्रुप है, ये भी एबिलियन ग्रुप है। ओके हो गया, तो इसको इसके सेंटर में कंटेन करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ G ओवर G1 जो है, G ओवर G1 का आर्डर 2 है, ये लिहाजा एबिलियन हो गया, तो एबिलियन का सेंटर सेम होता है G ओवर G1, तो G0 ओवर G1 भी इसी के बराबर हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि G0 ओवर G1, ये भी आर्डर 2 का ग्रुप है, ये भी आर्डर 2 का ग्रुप है, दोनों का सेंटर भी सेम हुए, तो आप ये कह सकते हैं कि G0 ओवर G1 इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ G ओवर G1। तो लिहाजा ये बात तो आपकी ट्रू होगी कि पहला जो नॉर्मल फैक्टर है। अब देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। अब फिर हम देखते हैं इसके लिए G1 ओवर G2 इसका आर्डर पहले हम देख लेते हैं क्या है। G1 का आर्डर है G3, G2 का आर्डर है G1, ये G2 आइडेंटिटी है, तो इसका आर्डर G1 ओवर G2 का आर्डर 3 हुआ। इसका इस ग्रुप का आर्डर क्या आया जी 3। अब G ओवर G2 के सेंटर देखना है ना कि ये इसके सेंटर में है। अब G ओवर G2 का पहले हम आर्डर देख लेते हैं। G का आर्डर क्या है G का आर्डर है जी 6, G2 का आर्डर क्या आया 1, तो आर्डर 6, इसका मतलब G ओवर G2, वैसे भी G2 हमें पता है कि ये आइडेंटिटी है, तो G ओवर G2 का आर्डर 6 हुआ,
या G/G2 हमें वैसे ही पता है आइडेंटिटी, तो ये G के बराबर हुआ। तो G यानी ये S3 बताते खुद ही है ना, तो सेंटर ऑफ G/G2 से मुराद के सेंटर ऑफ G, और ये जो S3 है इसका जो सेंटर होता है, S3 का सेंटर वो आइडेंटिटी है, क्या है जी, E आइडेंटिटी है, यानी इसका सेंटर ट्रिवियल होता है। ये ज़रा आपने चेक करना है, इसका आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो बाकी सभी के साथ कम्यूट करे, क्योंकि इसमें ए बी ए के बराबर नहीं है, लिहाजा ए भी सेंटर में नहीं है। A² = B, इसमें इस ग्रुप में A² B इज़ नॉट इक्वल टू B A², तो A² भी नहीं है, बाकी भी कोई एलिमेंट इसके सेंटर में नहीं है, लिहाजा इसका सेंटर सिर्फ E हुआ। अब देखें जो G1/G2 के एलिमेंट कितने हैं जी, 3। अब 3 एलिमेंट, तो G1/G2 का जो सेंटर है वो तो E है, यानी ये एक एलिमेंट वाला है सेंटर, और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। G1/G2 में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। G/G2 यानी ये पूरा ग्रुप G बन गया, इसके सेंटर में एक 3 एलिमेंट वाला ग्रुप एक में नहीं हो सकता। बात समझ आई ना, कि ये 3 एलिमेंट वाला एक में नहीं हो सकता, तो ये हमारा प्रूव नहीं हुआ, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी मैं आपको तफसील बता चुका हूं, ठीक हो गया। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो S3 है इज नॉट निलपोटेंट। तो इस एग्जाम्पल के बाद हमारे पास एक रिमार्क आता है कि एवरी सॉल्वेबल नीड नॉट टू बी निलपोटेंट। जैसे S3 सॉल्वेबल है लेकिन ये निलपोटेंट नहीं है, लेकिन कन्वर्सली कि एवरी निलपोटेंट इज सॉल्वेबल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके मज़ीद एग्जांपल्स और थ्योरम्स और इसके ऊपर तफसील से डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो सेंट्रल सीरीज़ की आगे टाइप्स हैं, लोअर एंड अपर सेंट्रल सीरीज़, उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।